3 जुलाई 2026 को रिकॉर्ड हुआ यह सीसीटीवी फुटेज राजस्थान के जयपुर शहर का है, जिसमें नीरज शर्मा अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर वापस आती हुई दिखाई देती हैं। जैसे ही नीरज शर्मा सड़क के किनारे चल रही थीं, तभी अचानक से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आई हुई इस व्हाइट स्कॉर्पियो ने उन्हें इतनी जोर से टक्कर मारी कि मौके पर ही नीरज शर्मा की मौत हो गई। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में नीरज शर्मा के आसपास और भी लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन सभी लोग डरे और सहमे हुए थे। फिर कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और नज़दीकी पुलिस को कॉल की। मौके पर नज़दीकी पुलिस एंड एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। तुरंत ही नीरज शर्मा को नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, बट अफसोस एडमिट कराने के दौरान ही नीरज शर्मा उसी हॉस्पिटल के अंदर अपना दम तोड़ देती है। जैसे ही इसकी खबर नीरज शर्मा की बेटी आयुषी शर्मा को लगती है, तो उसका रो रो कर बुरा हाल था, मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। अब नीरज शर्मा की बेटी आयुषी शर्मा अपने मामा राकेश शर्मा को रोते बिलखते हुए कॉल करती है और कॉल के दौरान बताती है, मामा हमारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मौत हो गई है। लेकिन जैसे ही नीरज शर्मा के भाई राकेश शर्मा मौके पर पहुंचे, तो अपनी बहन नीरज शर्मा की बॉडी को देख उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई कि आखिर ऐसे कैसे एक नॉर्मल रोड पर इतना बड़ा हादसा हो सकता है। एनडीसी के साथ साथ इंसिडेंट से पहले जब नीरज शर्मा और उनके भाई राकेश शर्मा में आपसी बातचीत होती थी, तो वह दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ हर सुख दुख हर तरह की बात शेयर किया करते थे, जिस वजह से राकेश शर्मा को यह कोई नॉर्मल हादसा नहीं लग रहा था। उन्हें पता था कि हो ना हो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। इस वजह से नीरज शर्मा के भाई राकेश शर्मा इसकी कंप्लेंट नज़दीकी थाने में जाकर कर देते हैं। जैसे ही जयपुर पुलिस इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसा काला सच सामने आता है जिसने पूरे भारत देश को झकझोर कर रख दिया था। वेलकम टू ए केस बुक। माय नेम इज अजय और आप लोग देख रहे हो नीरज शर्मा केस की वजह। इंसिडेंट से काफी समय पहले नीरज शर्मा की शादी जयपुर के प्रताप नगर में रहने वाले विजय शर्मा के साथ हुई थी। विजय शर्मा जो कि राजस्थान कोर्ट के अंदर एलजीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के तौर पर तैनात थे, जहां गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ विजय शर्मा के पास खुद की 10 करोड़ से भी ऊपर प्रॉपर्टी थी और जयपुर के अंदर ही 2 अपने मकान भी बने हुए थे, जहां शादी के कुछ समय बाद ही नीरज शर्मा ने एक बेटी को जन्म दिया था, जिस बेटी का नाम आयुषी शर्मा रखा जाता है। देन इसके कुछ समय बाद ही नीरज शर्मा को एक बेटा भी पैदा होता है। बेटा मानसिक रूप से पूरी तरह से ठीक नहीं था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण नीरज शर्मा ज़्यादातर अपनी बेटी को छोड़ बेटे पर ही ध्यान देती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और जैसे ही साल 2024 आया, दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे और आयुषी शर्मा अब तक 12th क्लास में थी। लेकिन देखते ही देखते एक दिन नीरज शर्मा के पति विजय शर्मा का ब्रेन डैमेज हो जाता है। तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड इलाज के दौरान विजय शर्मा पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। ठीक होने के बाद उन्हें घर लाया जाता है और घर आने के 1-2 दिन बाद ही विजय शर्मा फिर से अपनी ड्यूटी जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखते ही देखते इसके कुछ समय बाद ही विजय शर्मा की तबीयत खराब हो जाती है और इस बार उनकी बेटी आयुषी उन्हें हॉस्पिटलाइज कराती है, जहां इलाज के दौरान आयुषी अपनी मां को बोलती थी, मां पापा यहां पर ठीक हैं, मैं उनका दिल्ली के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रही हूं और आपको यहां आने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई वैसे भी ठीक नहीं रहता, आप भाई के साथ वहीं रहो। इस बात को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 3 महीने बीत जाते हैं, बट आयुषी अपने पिता को लेकर उसी हॉस्पिटल में रही थी, जिसके कुछ समय बाद ही
आयुषी के द्वारा अपनी मां को यह सूचना दी जाती है कि उसके पति यानी आयुषी के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी हॉस्पिटल के अंदर ही मौत हो गई है और उन्हें अब मैं घर ला रही हूँ। लेकिन जब नीरज शर्मा इसकी सूचना अपने भाई राकेश शर्मा को देती है, तब राकेश शर्मा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जब डॉक्टरों से राकेश शर्मा ने पूछा कि मेरे जीजाजी की हालत आखिर कैसी है, आखिर वह कब तक ठीक हो जाएंगे, तो डॉक्टरों ने बताया कि उनकी बॉडी का हर ऑर्गन्स खराब हो चुका है। दोनों फेफड़े पूरी तरह से गल चुके हैं, लीवर 90% डैमेज हो चुका है। अब जैसे ही विजय शर्मा की मौत हुई तो उनकी बॉडी को घर लाया जाता है, बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद ही सभी रिलेटिव वाले, परिवार वाले अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि विजय शर्मा की राजस्थान कोर्ट के अंदर क्लर्क के तौर पर जॉब भी थी। अब गवर्नमेंट नियमों के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी गवर्नमेंट जॉब में है और जॉब के दौरान अगर उस व्यक्ति की मौके पर मौत हो जाती है तो उसकी जगह पर उसके परिवार के किसी भी मेंबर को जॉब दी जाती है। तो नीरज शर्मा अपनी बेटी आयुषी शर्मा से बोलती है कि देखो, अभी आप पढ़ाई कर रही हो और आगे आप अच्छे से पढ़ाई कर इससे भी बड़ी नौकरी हासिल करना, यह जॉब मैं कर लेती हूँ। तो इसके बदले आयुषी शर्मा अपनी माँ नीरज शर्मा को बोलती है कि नहीं माँ, यह जॉब सिर्फ मैं ही करूँगी, आप भाई का ख्याल रखना, वैसे भी भाई ठीक नहीं रहता है। तो इसीलिए उस दौरान नीरज शर्मा ने अपनी बेटी आयुषी शर्मा को हाँ बोल दिया था और कह दिया था, बेटा जैसी आपकी इच्छा, अगर आप इस जॉब को करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जैसे ही नीरज शर्मा ने इस बारे में अपने भाई राकेश शर्मा को बताया तो उन्होंने साफ कहा कि यह जॉब तुम ही करो, दोनों बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हैं कि उस जॉब को आसानी से संभाल सकें, या फिर कुछ सालों बाद ही जैसे ही आप अपनी बेटी आयुषी की शादी कहीं और करा दोगी, उसके बाद आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं रहेगा। इसीलिए मामा और माँ के कहने पर आयुषी अपने मामा और माँ की बात को मान तो जाती है, लेकिन उसके मन में उस जॉब को लेकर अभी भी वही लालच था। अभी इधर एक तरफ उस जॉब को नीरज शर्मा हासिल कर लेती है, वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी आयुषी शर्मा का लॉ में एडमिशन करा देती है। अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि विजय शर्मा के पास टोटल 2 मकान थे। अब आयुषी शर्मा अपनी माँ को छोड़ अपने पिता के ही दूसरे मकान में जाकर शिफ्ट हो जाती है। जिस मकान में आयुषी शर्मा शिफ्ट हुई थी वह मकान उसके चाचा और ताऊजी के घर के आसपास ही था। अब इधर एक तरफ एक मकान में नीरज शर्मा अपने बेटे के साथ रहती, वहीं दूसरी तरफ आयुषी और उसका चचेरा भाई बलराम उर्फ रवि दूसरे मकान में रहता। अब दोनों भाई बहन उस मकान में रहकर एक साथ एक ही कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और इधर नीरज शर्मा अपने बेटे के पालन पोषण के साथ साथ अपनी जॉब भी कर रही थी। अकॉर्डिंग टू राकेश शर्मा कि नीरज शर्मा और आयुषी के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। आए दिन आयुषी शर्मा नीरज शर्मा को मारने की धमकी देती थी। वह कहती थी कि तुमने मेरी जॉब को खा लिया है, अगर चाहती तुम इस जॉब को मुझे दे देती। देखो, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें मार दूंगी और इस जॉब को मैं हासिल कर दूंगी। जो भी आयुषी और नीरज के बीच बातें होती थीं, अक्सर नीरज शर्मा इस बात को अपने भाई राकेश शर्मा को बताया करती थी। एंड इसी के साथ साथ राकेश शर्मा का कहना है कि कई बार उन्होंने अपनी भांजी आयुषी शर्मा और अपनी बहन नीरज शर्मा को इस झगड़े को लेकर समझाया भी था कि चंद जॉब के लिए दोनों आपस में ऐसे झगड़ा मत किया करो। लेकिन आयुषी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने चचेरे भाई बलराम के साथ मिलकर अपनी माँ को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लिया था। कुछ सोर्सेस का तो यह भी कहना है कि आयुषी और उसका चचेरा भाई बलराम दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों के बीच प्यार मोहब्बत था, लेकिन इस बात के पीछे आखिर कितनी सच्चाई है, इस चीज़ का दावा हम नहीं कर सकते। अब आयुषी शर्मा और उसका चचेरा भाई बलराम और बलराम के पिता मोहन स्वरूप नीरज शर्मा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं, जहां सबसे पहले यह एक थार अरेंज करते हैं और उस थार को अरेंज कर
नीरज शर्मा का एक्सीडेंट प्लान बनाते हैं। एक दिन नीरज शर्मा सड़क के किनारे से गुजर रही थी, तभी एक ब्लैक थार आती है और उनको टक्कर देने की कोशिश करती है, लेकिन नीरज शर्मा बाई लक पहले से ही उस कार को देख लेती हैं और एक साथ ही साइड हो जाती हैं। जहां नीरज शर्मा को केवल यही लग रहा था कि शायद थार वाला तेज चला रहा है और वह गलती से मुझे नहीं देख पाया। इसके कुछ समय बाद नीरज शर्मा अपने घर आती हैं। वह उस थार वाले इंसिडेंट के बारे में सोचती रहती हैं, जिस इंसिडेंट के बारे में नीरज शर्मा ने अपने भाई राकेश शर्मा को भी बताया था। तब राकेश शर्मा को भी यह केवल एक नॉर्मल बात लगी, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही नीरज शर्मा देखती हैं कि उनके घर की सीढ़ियों पर किसी ने जादू टोना किया है। किसी ने आग जलाकर कुछ कपड़े, नारियल वगैरह फेंके हैं, साथ ही साथ कुछ नींबू मिर्ची भी फेंके हैं। अब नीरज शर्मा को यह लग रहा था कि उनके घर में किसी ने कोई टोटका, जादू टोना किया है, लेकिन इस सब के पीछे की वजह कोई टोटका या जादू टोना करना नहीं था, बल्कि वजह यह थी कि इस बहाने से नीरज शर्मा डरें और अपने घर से बाहर निकल कर आएँ। और जैसे ही वह घर से बाहर निकल कर आए, तुरंत ही फिर से उनका एक्सीडेंट करा दिया जाए। लेकिन नीरज शर्मा इस सब के बावजूद भी घर से बाहर नहीं निकलती हैं। अभी बात थी 3 जुलाई 2026 की। शाम के लगभग 4:30 बजे के आसपास नीरज शर्मा अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर वापस आ रही थीं। वापस आने के दौरान नीरज शर्मा रोड के किनारे चल रही थीं और तभी एक वाइट स्कॉर्पियो आती है और उन्हें एक जोरदार टक्कर मारती है। टक्कर मारने की वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है और तुरंत ही सभी रिलेटिव वालों को बुला लिया जाता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि इस दौरान नीरज शर्मा के भाई राकेश शर्मा भी आए थे। जहां राकेश शर्मा को पहले से पता था कि मेरी बहन नीरज शर्मा के घर में आखिर क्या चल रहा है। राकेश शर्मा इसकी कंप्लेंट पुलिस को करते हैं और पुलिस इस केस पर फास्ट इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। और आखिर पुलिस फास्ट इन्वेस्टिगेशन करती भी क्यों ना, बिकॉज नीरज शर्मा एलजीसी की पद पर जो तैनात थी। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस इस स्कॉर्पियो को हिरासत में लेती है और इसके मालिक की जानकारी निकालती है। जानकारी निकालने के बाद इसके मालिक के द्वारा पता चलता है कि इस गाड़ी को हेमंत शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने किराए पर लिया था। जब पुलिस हेमंत शर्मा तक पहुंची तो हेमंत शर्मा ने बताया कि मुझसे यह सब करने के लिए आपके ही परिवार के सदस्य मोहन स्वरूप ने बोला था। अब जब पुलिस मोहन स्वरूप के पास पहुंची तो शुरुआती तौर में किसी ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन पुलिस ने अपने हिसाब से पूछताछ की तो मोहन स्वरूप ने एक एक सच बोलना शुरू कर दिया। जहां मोहन स्वरूप ने बताया कि भले ही मैंने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन इस घटना की पूरी मास्टरमाइंड उनकी बेटी आयुषी है। एंड पुलिस आयुषी को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। जहां शुरुआत में तो आयुषी कुछ नहीं बताती, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि आयुषी ने अपनी मां को मौत के घाट उतारने के लिए टोटल 7 लाख की सुपारी दी थी और इसमें उसका चचेरा भाई बलराम उर्फ रवि भी उसका पूरा साथ दे रहा था। आयुषी ने अपने चचेरे भाई को यह वादा किया था कि मुझे बस मेरी मां की जॉब चाहिए, बाकी जो उनकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को आप लोग रख लेना, जिस वजह से इन लोगों ने आयुषी का इतना ज़्यादा साथ दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू राकेश शर्मा, उनका ये भी कहना था कि जब विजय शर्मा की यानी आयुषी के पिता की मौत हुई थी तो वह भी कोई नॉर्मल हादसा नहीं था, वह भी एक सोची समझी साजिश थी। उसके पीछे की वजह भी कोई और नहीं थी, उनकी बेटी आयुषी ही थी। आयुषी चाहती थी कि मेरे पिता की मौत हो जाए और यह गवर्नमेंट जॉब मुझे बिना कुछ किए ही मिल जाए, बिकॉज जिस दौरान 3 महीने के लिए आयुषी ने अपने पिता को सबकी नज़रों से दूर रखा था तो किसी को कुछ भी नहीं पता था कि इलाज के दौरान कौन सी टैबलेट दी जा रही है और किस तरीके से ट्रीटमेंट चल रहा है। अब तक इस केस में पुलिस ने आयुषी, मोहन स्वरूप, मोहित शर्मा, आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा, हेमंत शर्मा एंड रोहित जाटव के साथ साथ बलराम उर्फ रवि शर्मा को भी अरेस्ट कर लिया है। बाकी आगे भी इस केस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एंड आप लोग इस आयुषी के बारे में क्या कहना चाहोगे, मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना।
बाकी मैं आप लोगों से बहुत जल्दी मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।